ओके। अच्छा अनिकेत, तो एक काम कर, तो आज का वीडियो जो है वो बंद कर दे। आज तुझे पढ़ना ही नहीं है ना? गेट आउट, निकल जा क्लास में से, लॉग आउट कर दे। इतना डेढ़ शाना हो रहा है, जल्दी करो सर, टाइम देखो सर, है ना? जरा भी तुझे अटेंड करने की जरूरत है, चला जा यहां से अभी, निकल जा। ये क्या फुलिशनेस है? इतना समझ में नहीं आता। और डीपी में लिख के रखा है सिंप्लिसिटी इज द की ऑफ हैप्पीनेस। ये सिंप्लिसिटी है तेरा? तू मुझे बताएगा कि जल्दी करो? टाइम देखो जरा, तू टाइम देख, अपना खराब चल रहा है, बंद कर, निकल जाए यहां से। आज मुझे नहीं चाहिए, जब तक अनिकेत नहीं रहता तब तक मैं नहीं पढ़ाऊंगा। गेट आउट, निकल जा, बंद कर, इसे निकल जाए यहां से। इडियट, पता नहीं चलता? ये इंटरनेट बंद हो गया इसलिए बंद हुआ है ये। 10 मिनट से मैं पढ़ा रहा था। मैं बंद कर रहा हूं ये? गधा है एक नंबर का। और सब लोग नहीं जुड़ते, तू पहले आ गया, यानी बाकी मेरे बच्चे जो हैं वो जब तक नहीं आएंगे तब तक मैं शुरू नहीं करूंगा। तू आ गया तो मैं शुरू कर दूं ऐसा? तुझे एक को पढ़ा रहा हूं मैं। नंबर कितने आए हैं? कल का देख रहा हूं पेपर, कल के नंबर नहीं आते ना, डायरेक्ट डैडी को फोन करूंगा मैं, पेरेंट्स का डायरेक्ट बात करनी है मुझे अभी। इतना सारा टाइम तू देखना, क्या नंबर आते हैं मैं देखता हूं कल। कभी भी किसी, सबको बोल देता हूं मैं, कभी भी किसी भी प्रोफेसर को कोई भी, सर लिंक भेजो, लिंक भेजो, सर पता नहीं हमें लिंक भेजना है? इतने टाइम से पढ़ा नहीं रहे हम आप लोग को? जरा भी 1.5 नहीं होना है, 1.5 नहीं होना है, औकात में रहो। जब तक सारे बच्चे नहीं जुड़ेंगे तब तक शुरू नहीं होगा। हाँ, कोई मुझे पूछ रहा था सर इसमें स्पीड बढ़ाने का है। हाँ वो सही है, स्पीड नहीं बढ़ सकता बेटा लाइव में। संकेत ने सही आंसर दिया है, लाइव में स्पीड नहीं बढ़ा सकते ना। आप ये वीडियो खत्म होने के बाद आप स्पीड बढ़ा के देख सकते हो, है ना? ओके, चलो वापस शुरू कर रहा हूं। आई थिंक हमने ये चीज बता दी थी, फिर भी मैं एक बार फटाफट से बता देता हूं। मुझे पता नहीं कहां से रुक गया था वीडियो, कब रुक गया था, मैं पढ़ाने में ही मशगूल था। चलो वापस बताता हूं मैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑन विच द बॉन्ड एंगल डिपेंड्स। ठीक है, तो कल जो बताया था मैंने वापस से, नंबर 1, पहली चीज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है, सॉरी, परसेंटेज एस कैरेक्टर जो है उस पे बॉन्ड एंगल जो है वो डिपेंड करता है। नंबर 2, आपका जो नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसके ऊपर भी बॉन्ड एंगल डिपेंड करता है। एज वी हैव डिस्कस्ड, एकदम एलोबरेटली मैंने बताया था आपको कि कैसे कैसे लोन पेयर रिपल्शन मैक्सिमम होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर उससे कम, और बॉन्ड पेयर सबसे कम अमाउंट में रिपल्शन होता है। सो लोन पेयर कैन रिपल बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड द बॉन्ड एंगल वुड बी डिक्रीज्ड, राइट? तो वो चीज हम दिमाग में रखेंगे। सो परसेंटेज एस कैरेक्टर के साथ बॉन्ड एंगल प्रोपोर्शनल होता है, जबकि बॉन्ड एंगल और ये जो आपका नंबर ऑफ लोन पेयर्स है वो क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, ओके।
and the third point is electronegativity. As you know, the electronegativity from लेफ्ट टू राइट जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी, राइट? जैसे कि लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन जाते हो, फ्लोरीन तो इंक्रीज होती जाती है. एंड इफ वी मूव डाउन टू द ग्रुप, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस. फॉर एग्जांपल, फॉर द फ्लोरीन इट इज 4, क्लोरीन 3 2.7 या 2.8, फॉर द ब्रोमीन, आयोडीन 2.5, एस्टेटिन 2.3, ऐसे डिक्रीज होती जाती है. ठीक है ना? तो अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं तो उसमें दो चीजें दिमाग में रखनी होती है. एक है सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एक है सेंट्रल एटम का नेगेटिविटी, और दूसरा होता है साइड एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. सेंट्रल एटम एंड साइड एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. ठीक है? सो सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो क्या है? बॉन्ड एंगल के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. मतलब अगर मैं सेंट्रल एटम चेक कर रहा हूं, अगर मैं सेंट्रल एटम को दिमाग में रखता हूं, तो सेंट्रल एटम का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसके बॉन्ड एंगल के साथ क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. यानी जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा उतना ही आपका बॉन्ड एंगल जो है वो बढ़ेगा, जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा उतना ही बॉन्ड एंगल भी कम हो जाएगा. ठीक है? बट इन केस ऑफ साइड एटम में क्या होता है? साइड एटम में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और बॉन्ड एंगल इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, और जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गया तो बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा. ठीक है? तो मैं सेंट्रल एटम और साइड एटम को वापस एक बार बोल देता हूं. सेंट्रल एटम और साइड एटम को एक बार वापस से मैं बता देता हूं आपको कि अगर मान लो ये ए है, उसके साथ हमने दो बी को लगा दिया, सो दिस ए इज सेंट्रल एटम. ये सेंट्रल एटम है. जबकि ये दोनों बी जो है ना, ये क्या है? ये साइड एटम्स हैं. ये दोनों साइड एटम्स हैं. ये दोनों साइड एटम्स हैं. ओके? ये साइड एटम है, सेंट्रल एटम है. अच्छा, आपको सेंट्रल एटम डिसाइड करने के लिए मैंने 3-4 पॉइंट बताए थे. मैंने बोला था कि जिसका एटॉमिक मास सबसे ज्यादा होता है वो सेंट्रल एटम हो सकता है. दूसरा मैंने बताया था कि सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो बाकी सबके कंपैरिजन में कम होता है. तीसरा मैंने बताया था कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स में जो सबसे कम है, अगर टोटल H2SO4 है तो उसमें H2 है, ऑक्सीजन 4 है, जबकि सल्फर एक ही है, तो वही क्या होता है? सेंट्रल एटम होता है. का पॉइंट बेटा. तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? हाँ, मैंने ये भी बताया था कि सेंट्रल एटम का वैलेंसी क्या होता है? एक से ज्यादा होता है. तो इस तरह से क्या होगा? जो भी सेंट्रल एटम है वो हम डिसाइड कर पाएंगे. वंस वी हैव डिसाइडेड द सेंट्रल एटम, देन वी कैन गो फॉर देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. चलो अब यहां पे चेक करते हैं. सो बॉन्ड एंगल सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ प्रोपोर्शनल है. तो सेंट्रल एटम मान लीजिए नाइट्रोजन है. अच्छा, अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जरूरत क्यों पड़ी वो बताता हूं. बहुत ब्यूटीफुल सी चीज है. मैं एग्जांपल पहले लिख लेता हूं, बाद में उस चीज को मैं ये एक्सप्लेन करूंगा. मैं एग्जांपल ले रहा हूं यहां पे NH3 का, एग्जांपल ले रहा हूं मैं यहां पे PH3 का, PH3 का एग्जांपल ले रहे हैं. ओके? और ASH3 का एग्जांपल ले रहे हैं, आर्सेनिक. ठीक है? NH3, PH3 एंड ASH3, 3 कंपाउंड मैंने ले लिए. ओके? अब हम पहले क्या चेक करते हैं? परसेंटेज एस कैरेक्टर. परसेंटेज एस कैरेक्टर का मतलब क्या है? हाइब्रिडाइजेशन. तो इसके लिए हाइब्रिडाइजेशन चेक करो. हाइब्रिडाइजेशन के लिए कैसे करते हो चेक? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. यस, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 3. कितना लोन पेयर है? 1. टोटल कितना हो गया? 4. मतलब ये क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड है. तो इसका यहां पे 25% क्या हो जाएगा? परसेंटेज एस कैरेक्टर 25% होगा. ठीक है? इसके लिए चेक करो. पी के लिए 3 सिग्मा बॉन्ड, 1 लोन पेयर, यही होगा ना? वो भी 25% ही होगा. अच्छा, इसके लिए चेक करो. 3 सिग्मा, 1 लोन पेयर, परसेंटेज एस कैरेक्टर सबका क्या हो गया? 25% हो गया. मतलब इससे तो हम डिसाइड ही नहीं कर सकते कि बॉन्ड एंगल ज्यादा हो गया या कम होगा. क्यों? परसेंटेज एस कैरेक्टर तो सेम हो गया. परसेंटेज एस कैरेक्टर तो क्या हो गया? सेम हो गया. तो अब दूसरा पॉइंट चेक करना पड़ेगा. दूसरा पॉइंट है हमारे पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. तो सब में चेक कर रहा हूं. इसमें लोन पेयर कितना? 1. इसमें कितना? 1. इसमें कितना? 1. वो भी सेम है. तो कैसे कंपेयर करोगे? लोन पेयर भी सेम है. अच्छा, तो अब मुझे तीसरा पॉइंट चेक करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. और उसमें भी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी हमें सेंट्रल एटम या साइड एटम दोनों को चेक करना है. उसमें पहले चेक करेंगे सेंट्रल एटम का.
मान लो सेंट्रल एटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करने के लिए मैं नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक वाला ग्रुप चेक करता हूं, मतलब ये नाइट्रोजन फैमिली है, 15th ग्रुप है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ, ये हमारा 15th ग्रुप है। तो नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक टॉप टू बॉटम जाते हो, वैसे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती जाएगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती जाएगी। तो जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी उसके अकॉर्डिंगली, उसके प्रोपोर्शनली जो आपका बॉन्ड एंगल है वो भी डिक्रीज होता जाएगा। इसका बॉन्ड एंगल, ये वाला जो एंगल है वो होता है 107 डिग्री, ठीक है, इसका बॉन्ड एंगल है 107 डिग्री, इसका बॉन्ड एंगल होता है 93 डिग्री, और इसका बॉन्ड एंगल होता है 91 डिग्री, 91 डिग्री, ठीक है। तो ये 91 डिग्री हो जाएगा। तो ये बॉन्ड एंगल, ये बॉन्ड एंगल, ये बॉन्ड एंगल डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, देखा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेंट्रल एटम का क्या हो रहा है, सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिक्रीज हो रहा है, सो बॉन्ड एंगल भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, बट नेचुरल है, ठीक है ना। ऋतुराज क्या पूछ रहे बेटा, सर साइज इंक्रीज होती है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, यस यस यस, साइज इंक्रीज होगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो जाएगी। सर वो कैसे फाइंड करते हैं, अच्छा साइज इंक्रीज, यस साइज इंक्रीज हो जाएगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। 107 93 और 91, सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो गया तो ये बॉन्ड एंगल भी आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। चलिए, सो बॉन्ड एंगल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ प्रोपोर्शनल है। नाउ बॉन्ड एंगल सेंट्रल एटम मान लो ऐसा है, सेंट्रल एटम मान लो ऐसा है कि सेम आ गया। अब देखना, हाँ अब एक और ब्यूटीफुल सी चीज बताता हूं, देखो मान लो हमने ऑक्सीजन लिया, उसके साथ ले लिया मैंने क्लोरीन, क्लोरीन यहां पे लिया मैंने ऑक्सीजन, और उसके साथ ले लिया फ्लोरीन, फ्लोरीन, ठीक है। तो अगर आपके पास बॉन्ड एंगल, अब देखो, अब ये सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है, सेंट्रल एटम आपका ऑक्सीजन है, सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है, सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है, ठीक है, सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है। अब आपने अगर इस कंपाउंड, इन दोनों कंपाउंड के बीच में बॉन्ड एंगल डिसाइड करने का ठान लिया, मुझे इसका बॉन्ड एंगल डिसाइड करना है, तो इसका पहले हाइब्रिडाइजेशन एस कैरेक्टर चेक करो, 2 सिग्मा बॉन्ड 2 पाई बॉन्ड मतलब sp3, परसेंटेज एस कैरेक्टर 25, 2 सिग्मा बॉन्ड 2 पाई 2 लोन पेयर मतलब ये भी sp3, 25% इसका भी लोन पेयर हो जाएगा, यानी परसेंटेज एस कैरेक्टर हो जाएगा, राइट। नंबर 2, लोन पेयर कितने, 2 लोन पेयर 2 लोन पेयर, वो भी सेम। अच्छा, तब तीसरा आया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सेंट्रल एटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दोनों एटम ऑक्सीजन है, दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 3.5, मतलब ये सारे केस में क्या चल रहा है, सेम चल रहा है। तो अब क्या करोगे, तो अब फोर्थ पॉइंट चेक करोगे कि जो साइड एटम है, मतलब ये क्लोरीन और फ्लोरीन, उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, तो उसके हिसाब से हमें ये चेक करना पड़ेगा। तो सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसका ज्यादा होगा उसका बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा, तो उसका बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। चलो, तो वो बॉन्ड एंगल की वैल्यू मैं यहां पे लिख के दे देता हूं, जो डेटाबेस में, यानी जो कैलकुलेट एक्सपेरिमेंटली जो कैलकुलेट किया गया है, वो ये हम थ्योरेटिकली कैलकुलेट नहीं कर सकते, थ्योरेटिकली में कैलकुलेट नहीं कर सकते, एक्सपेरिमेंटली करना पड़ता है एक्सरे से। जैसे मैंने बॉन्ड लेंथ का बताया था ना, बॉन्ड लेंथ फाइंड करने के लिए एक्सरे यूज किया जाता है, इस तरह से इसके लिए भी वही यूज किया जाता है एक्सरे। इसमें भी 103 डिग्री जो है वो बॉन्ड एंगल हमारा मिल जाएगा यहाँ पे, देखा आपने, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साइड एटम का बढ़ गया, फ्लोरीन का 4 होता है तो बॉन्ड एंगल कम हो गया, क्लोरीन का क्या होता है 3 होता है तो बॉन्ड एंगल ज्यादा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो जब ये सारे केस बन जाते हैं, ये सारे केस आ जाते हैं कि जब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचता, सारी चीजें सेम होती जाती है, तो हमें क्या करना पड़ता है, तो हमें लास्ट में जाके साइड एटम चेक करने पड़ते हैं। अच्छा, अभी भी, अभी भी ये वाला केस भी ऐसा मान लेते हैं कि कोई ऐसा कंपाउंड आ जाता है जिसमें साइड एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम हो जाता है, फॉर एग्जांपल क्लोरीन नाइट्रोजन,
क्लोरीन नाइट्रोजन। क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है 3, नाइट्रोजन का भी होता है 3, दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। सेंट्रल एटम O, दोनों साइड पे क्लोरीन और साथ में नाइट्रोजन भी है। मान लो इस तरह का केस आ गया, तब क्या करो, तब आपको चेक करना पड़ेगा साइज ऑफ एटम्स। तब हमें साइज ऑफ एटम चेक करना पड़ेगा कि नाइट्रोजन बड़ा है या क्लोरीन बड़ा है। तो क्लोरीन का साइज बड़ा होता है नाइट्रोजन का, जिसका साइज बड़ा होगा उसका बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, राइट। सो बॉन्ड एंगल एंड साइज ऑफ एटम आर प्रोपोर्शनल अगेन। इज इट ओके? ये क्लियर है? नहीं, बॉन्ड एंगल के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, उसका मैंने बोला ना, एक्सपेरिमेंटली फाइंड कर सकते हो। पार्थ क्या पूछ रहा है बेटा? सर इसमें साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करनी पड़ेगी, यस करेक्ट है। सर सर एंगल कैसे फाइंड करते हैं, एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं, फॉर्मूला नहीं इसका कुछ, एक्सपेरिमेंटली ही फाइंड किया जा सकता है, राइट। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, तो क्लाउड के लिए हम थोड़ा ऐसा फाइंड नहीं कर सकते, गड़बड़ है, फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं होता। सो अगर वापस है, इफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम इज ऑल्सो सेम, कोई दो ऐसे कंपाउंड आ गए जिनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो सकता है ना, हो सकता है ऐसा कंपाउंड, जैसे कि आपका आयोडीन 2.5 होता है और इस तरफ आप देखोगे तो आपका कार्बन भी 2.5 होता है। तो कार्बन और आयोडीन में साइज किसका बड़ा होता है, आयोडीन का। तो आयोडीन वाला कंपाउंड जो है वो क्या होगा, ज्यादा बॉन्ड एंगल वाला होगा, जबकि कार्बन वाला कंपाउंड छोटे बॉन्ड एंगल वाला होगा। इज इट ओके? नहीं नहीं, एग्जाम में आपको बॉन्ड एंगल याद रखने की जरूरत नहीं है बेटा, बॉन्ड एंगल याद रखने की जरूरत नहीं, आपको ये पूछा जाएगा किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा किसका छोटा, नंबर नहीं पूछेंगे कभी, क्योंकि ये तो करोड़ों अरबों जितने बॉन्ड्स होते हैं, कितना याद रखोगे, है ना। तो ऐसी चीजें जो होती है वो, जैसे बॉन्ड लेंथ हो गई, बॉन्ड ऑर्डर हो गया, बॉन्ड एनर्जी हो गई, ये वैल्यूज याद रखने की नहीं होती, ये वैल्यू आपको दे दी जाती है एग्जाम में, क्योंकि ये तो बहुत सारी है ना, बहुत सारी वैल्यूज है ना। तो ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा आपको नहीं दिया जाएगा। जैसे कि अ, आपको मान लो वो दिया था मैंने, बॉन्ड एनर्जी के लिए एक क्वेश्चन मैंने ओपीडी में लिया था कि कोवलेंट बॉन्ड का एनर्जी कितना होता है, तो वो मैंने रेंज बता दी थी ना आपको कि ये वाली रेंज होती है 400, 200, 20 to 400 तक का है तो वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, वीक बॉन्ड है तो वो 1 to 40 तक का हो सकता है, ऐसा मैंने रेंज आपको बता दी थी। तो आप बता सकते हो कि हाँ 100 किलो जूल जो है वो इसका एनर्जी का वैल्यू हो सकता है, ऐसा करके एवरेज वैल्यू पूछ सकते हैं, परफेक्ट वैल्यू कभी नहीं पूछते, और पूछ भी नहीं सकते, नहीं तो मूर्ख थोड़ी ना है वो, ऐसे तो हजारों बॉन्ड होंगे, तो सारे बॉन्ड ऑर्डर वगैरह याद रखेंगे तो बच्चा मर जाएगा, है ना। वो याद रखना होता भी नहीं है, वो आपको दे देना पड़ता है ना, रटिफिकेशन नहीं है उसमें। तो ये आपको ये पूछा जाएगा कि इन दोनों में बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा होगा, कितना होगा वो नहीं पूछेंगे, तो ज्यादा इसका होता है ओसीए, OCl2 का ज्यादा होता है, OF2 का कम होता है, ये OF2 आ गया ना, OF2 आया ना ये, तो OF2 में कितना होता है टोटल लोन पेयर्स, ये मैंने क्वेश्चन पूछा था याद है। तो इसमें टोटल लोन पेयर जिसके पास है यहां पे 3, इसके पास है और एक 3, 6, 7 और 8, ये इवन नंबर ऑफ लोन पेयर्स हैं, OF2 में इवन नंबर ऑफ लोन पेयर्स हैं। नहीं नहीं नहीं, अप्रोक्सीमेटली भी याद नहीं रखना है, सिर्फ इतना याद रखना है कि इसका ज्यादा किसका कम, और वो आप सिर्फ ये क्या, नहीं क्या पूछ रहे हो समझ नहीं आ रहा है मयूर, सॉरी सर गलती से आ गया, अपनी ही लेक्चर की लिंक है, क्या नहीं समझा मैं। मयूर क्या पूछ रहा है समझ नहीं आया, यशराज क्या पूछ रहे हो? सर फिर ऐसा आया कि इसके लिए फिर क्या, वो ऊपर का मैसेज सर, कौन सा ऊपर का मैसेज यार, ओके सर ठीक है, क्या ओके वाला? अच्छा अच्छा, चैट में लिंक भेज दिया, अच्छा ठीक है, नो प्रॉब्लम। चलो हम आगे बढ़ चढ़े जल्दी।
चलो चलो आगे चलते बेटा, ध्यान बोर्ड पे। OCl2 एंड OF2, तो इसी सीक्वेंस में हमें चेक करते जाना है। सीक्वेंस क्या है? पहले परसेंटेज एस कैरेक्टर फाइंड करो, बाद में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का नंबर चेक करो, उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करो सेंट्रल एटम का, उसके बाद अगर वो भी सेम है तो चेक करो साइड एटम का, अगर साइड एटम का भी सेम है तो चेक करो उसका साइज। अब यहां तक आते आते तो कोई भी ऐसी चीज नहीं बचेगी जो सारी चीजों में सेम हो। अगर सारी चीजों में सेम होगा तो वो मॉलिक्यूल आपका वही का वही होगा, यानी OCl2 ही OCl2 के साथ कंपेयर कर रहे होंगे, तब तो तभी हो सकता है कि सारी चीजों में सेम हो जाए। वरना किसी न किसी एक जगह पे तो 5-6 जगह में किसी न किसी एक पॉइंट में तो वो अलग होगा ही होगा। तब वहां से बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर डिसाइड कर सकते हो कि क्या है क्या नहीं है। इज इट फाइन? ये क्लियर हो गया सबको? नाउ चलिए अब बात करते हैं बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी क्या होता है वो चेक करते हैं। ये मिटा देता हूं मैं, चलो दे रहा हूं 30 सेकंड दे रहा हूं, जल्दी फटाफट ये कॉपी कर लो। बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एंगल से कंपैरिजन करना हो तो फिर, और दूसरे उससे नहीं तो उसके लिए याद करना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, बॉन्ड एंगल आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है यशराज, आपको कोई जरूरत ही नहीं है, बॉन्ड एंगल का वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप ये याद रखो कि डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग कब होता है, वही आपको दिमाग में रखना है, और वो ये सारे 4-5 पॉइंट से आपको मिल जाएगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट द बॉन्ड एंगल। नाउ लेट अस टॉक अबाउट बॉन्ड एनर्जी। यहां तक बॉन्ड एंगल की बात थी, और मैक्सिमम क्वेश्चन आपको बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल के बेस पे ही पूछा जाता है। बॉन्ड एनर्जी का क्वेश्चन इतना ज्यादा पूछने की कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि वो तो सिर्फ एक सिंपल डेफिनेशन है बस, उसमें कोई ऐसा वेरिएशन नहीं है। ठीक है, तो पहले लेते हैं हम, यानी अब है बॉन्ड एनर्जी का डेफिनेशन, एनर्जी ऑफ बॉन्ड अदरवाइज बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी BE, राइट। नंबर 1, बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी। बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी, अब सिंपल है, द एनर्जी रिलीज्ड, डेफिनेशन बोल सकते हो, द एनर्जी given out or released during the formation of 1 mole of bond, otherwise covalent bond. ठीक है, the energy given out during the formation of 1 mole of covalent bond is known as bond formation energy. उसके लिए यूनिट्स क्या क्या हो सकती है? यूनिट्स हो सकती है कैलोरी, किलो कैलोरी, जूल, किलो जूल, अर्ग,
ये सारे जो है वो क्या है, उसके यूनिट्स हैं। कोई भी एनर्जी का यूनिट इसमें से लगा सकते हो। दूसरा डेफिनेशन है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन ऐसा होगा, द एनर्जी गिवन, ये गिवन आउट है, ये सिर्फ गिवन टू ब्रेक 1 मोल ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, राइट। ये सारी चीजें जो है वो पर मोल में होती है, और इसका भी यूनिट सेम यूनिट होगा, कैलोरी, किलो कैलोरी पर मोल। इसको भी मैं लिख देता हूं पर मोल, हाँ, पर मोल लिखता हूं मैं, एक एक मोल के लिए होता है ये, पर मोल, कैलोरी पर मोल, जूल पर मोल, अर्ग पर मोल, किलो कैलोरी पर मोल, किलो जूल पर मोल, जूल, किलो जूल, अर्ग कुछ भी ले सकते हो, मगर ये पर मोल होना चाहिए। ठीक है। तो इसको बोला जाएगा बॉन्ड एनर्जी। हो गया ना। ओके फाइन। तो मैंने ये कर दिया यहां पे। अब जो कंडीशन है बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड डिसोसिएशन में, तो बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान क्या होती है, एनर्जी जो है वो बाहर निकलती है, और इसमें हमें एनर्जी बाहर से देनी पड़ती है। तब ये दोनों चीजें जो है ये क्या होती है, इन दोनों में ये वाला थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जो रिलीज होने वाली एनर्जी है, वो रिलीज होने वाली एनर्जी कंट्रोल नहीं है, हमें पता नहीं है कि कितनी एनर्जी हमें एब्जॉर्ब करनी है, फिर कितनी एनर्जी हमें मिल रही है, वो थोड़ा मुश्किल होता है। जबकि जो बाहर से एनर्जी हम दे रहे हैं, वो तो हमें पता है कि धीरे 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 1 किलो जूल, 2 किलो जूल, 3 किलो जूल, 4 किलो जूल एनर्जी आप प्रोवाइड करते जाओ करते जाओ करते जाओ। जिस पॉइंट पे वो आपका बॉन्ड ब्रेक होगा, वो आपका क्या हो जाएगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। और जो एनर्जी बॉन्ड तोड़ने के लिए रिक्वायर्ड है, उतनी ही एनर्जी रिलीज होती है जब बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। वो दोनों सेम होता है, क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन होता है ना, जो तोड़ने के लिए चाहिए उतना ही एनर्जी जब वो बनेगा तब रिलीज हो जाएगा, राइट। मगर जब रिलीज होता है तब इसको थोड़ा मुश्किल होता है कैलकुलेट करना, क्योंकि वो और कई अलग अलग जगहों पे भी फैल जाती है, यानी सिर्फ हीट के फॉर्म में नहीं होती, वो लाइट के फॉर्म में आ जाती है, रेडिएशंस के फॉर्म में आ जाती है, साउंड के फॉर्म में आ जाती है। तो वो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है जब ये बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो, राइट। इसलिए बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान निकलने वाली एनर्जी हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि वो कई सारे फॉर्मेट में होती है, सिर्फ हीट के फॉर्म में ऐसा जरूरी नहीं है। वो एनर्जी है, वो एनर्जी है। एनर्जी का मतलब हीट, लाइट, साउंड, रेडिएशन, जो भी आप मान लो, ये सारे हो सकते हैं, है ना। तो ये वाला थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा क्या, काफी मुश्किल है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी को ही बॉन्ड एनर्जी मानते हैं, क्योंकि जब ये बॉन्ड बना होगा तब उतनी ही एनर्जी रिलीज हुई होगी।
इज इट ओके? राइट, ये चीज क्लियर हो गई बराबर से। अब ये बॉन्ड एनर्जी जो है उसके ऊपर अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं, उसका एक फटाफट से मैं लिस्ट बना के दे देता हूं आपको। जो आगे हमने देखा था वो सारे फैक्टर्स यहां पे काम करते जाएंगे। इसमें आप लिख सकते हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसमें लिस्ट बनाते जाओ, फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड एनर्जी, फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड एनर्जी नंबर 1। आप वहीं से शुरू करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन से ही। हाइब्रिडाइजेशन नंबर 2, चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, बॉन्ड ऑर्डर नंबर 4, साइज ऑफ एटम्स, हाइब्रिडाइजेशन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बॉन्ड ऑर्डर, साइज ऑफ एटम्स, ये हम पहले देख चुके हैं ये सारी चीजें। नंबर 5 है रेजोनेंस, क्योंकि रेजोनेंस से क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर छोटा भी हो जाता है, कई जगह पे बॉन्ड ऑर्डर जो है वो बढ़ भी जाता है, बॉन्ड लेंथ भी चेंज हो जाती है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर, साइज छोटा हो जाना, साइज बढ़ जाना, तो ये सारे फैक्टर्स भी इसके लिए एप्लीकेबल है, ठीक है ना। बॉन्ड पोलारिटी, पोलारिटी ऑफ बॉन्ड, यानी बॉन्ड आपका पोलार है नॉन पोलार है, तो अगर दो सेम एटम हो जाएंगे, दोनों हाइड्रोजन, दोनों क्लोरीन, दोनों ब्रोमीन, तो वो पोलार नहीं रहेगा। आपको पता है ना, ये 1.7 से ज्यादा होता है तो ये बॉन्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस पोलार हो जाता है, और 0.7 से ज्यादा है तो कम है तो क्या हो जाएगा, नॉन पोलार। याद आया? ये मैंने एक मैजिक नंबर याद रखवाया था, 0.7 से ज्यादा है तो बॉन्ड पोलार हो जाएगा, 0.7 से कम है तो बॉन्ड नॉन पोलार हो जाएगा। ओके, इसमें एक पॉइंट और ऐड कर देता हूं मैं, नंबर ऑफ लोन पेयर्स, जो लोन पेयर वाली बात हमने आगे की थी वो भी यहां पे ऐड कर सकते हैं। सो देर आर मेनी फैक्टर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बॉन्ड एनर्जी। ये सारे फैक्टर्स हैं, हाइब्रिडाइजेशन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये आगे वाला सीक्वेंस याद रखो ना, हाइब्रिडाइजेशन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बॉन्ड ऑर्डर, साइज ऑफ एटम, रेजोनेंस, पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड, ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो अफेक्ट करते हैं हमारी बॉन्ड एनर्जी को, ठीक है। चलो सबके लिए फटाफट एक एक एग्जांपल बता देता हूं मैं, सबके लिए एक एक एग्जांपल हो जाए, जिससे आपको ये चीज और एकदम से समझ में आ जाए, गले से उतर जाए। ये वाला पॉइंट लिख लो, बाद में हर एक के लिए एक एक एग्जांपल दे देता हूं मैं, हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड एनर्जी वगैरह वगैरह, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड सो ऑन। डन। ओके, नाउ हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा, मैं आपको एक चीज डायरेक्टली बता देता हूं जो आपको याद रख लेना है, जिससे बहुत इजी हो जाएगा इस चीज को समझना। साइज ऑफ एटम एंड लोन पेयर्स, साइज ऑफ एटम एंड लोन पेयर के साथ ये बॉन्ड एनर्जी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। साइज ऑफ एटम और लोन पेयर्स के साथ ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है।
थोड़ा नीचे कर देता हूं मैं इसको। यस, देखो सारे एसएसटी की पीडीएफ बना लो। मगर पता कैसे चलेगा बेटा कि कौन सा एसएसटी किसके लिए है? ठीक है, ऐसा कुछ किया तो नहीं है, कुछ आइडिया भी नहीं मैंने ऐसा। अच्छा तो उन्हें आइडिया दिया, चलो करते हैं कुछ ऐसा। मगर उसमें ऐसा होता है, देखो एसएसटी में आपको जब देता हूं ना, तब आपको समझ में आता है कि ये एसएसटी है, अदरवाइज तो क्या होगा। ठीक है, चलिए कुछ करते हैं, आइडिया अच्छा है, आइडिया बुरा नहीं है, करते हैं कुछ ऐसा, बनाते हैं सारे कंसेप्ट के लिए। पीडीएफ भी रखेंगे, हाँ टॉपिक का नाम ऊपर लिख दो, हाँ ठीक है। चलो कुछ करते हैं, उसके लिए थोड़ा टाइम देना पड़ेगा मुझे, क्योंकि एसएसटी क्या होती है, मैं जब पढ़ाते रहता हूँ ना, तब वो मुझे एकदम से चमक जाता है, एकदम से याद आ जाता है कि हाँ इसमें ये एसएसटी बनाया था। और खासकर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना हम, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तब ये चीजें आती जाएगी। इसका शीट भेज रहा हूं, मैंने बोला था ना मंडे को डिस्कस करेंगे हम, एग्जाम खत्म हो जाने दो, बाद में भेजता हूं, चलो। और ट्यूसडे को कॉपी चेक कर रहा हूं, लास्ट ट्यूसडे को नहीं किया था क्योंकि आपका यूनिट टेस्ट आ रहा था, मगर ट्यूसडे को करता हूं मैं, है ना फाइनली। चलिए वापस आ जाओ बेटा फटाफट। देखो, तो इन सातों फैक्टर में से दो फैक्टर ऐसे हैं, साइज ऑफ एटम एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसके साथ बॉन्ड एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बाकी सबके साथ प्रोपोर्शनल होगी, बाकी सबके साथ ये क्या है, प्रोपोर्शनल है, बस ये दो चीजों के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ओके चलो, तो पहले चेक करते हैं हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन बोले तो एस कैरेक्टर, हाइब्रिडाइजेशन मतलब एस कैरेक्टर, तो आपको पता ही है कि एस कैरेक्टर के साथ ये बॉन्ड एनर्जी जो है वो बढ़ती जाएगी। चलो चेक करते हैं। हम्म, हम्म, पहला जो फैक्टर है उसके लिए चेक करो, एसपी मतलब परसेंटेज एस कैरेक्टर हो जाएगा 50-50, है ना। तो इसका बॉन्ड बॉन्ड ऑर्डर क्या, बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि परसेंटेज एस कैरेक्टर is directly proportional to bond energy. More the percentage S character, more will be the bond energy. क्योंकि बट नेचुरल है, ऑब्वियस है ये चीज। क्यों ऑब्वियस है, क्योंकि अगर एसपी करोगे तो ये दोनों ऑर्बिटल में 50% एस कैरेक्टर है, तो 50% एस कैरेक्टर, तो उसके बीच में जो ओवरलैपिंग हुई होगी, और ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होगी, उसका ओवरलैपिंग अच्छा हुआ होगा, अच्छा है ओवरलैपिंग, तो इसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। sp2 मतलब ये दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, हाँ sp2 इसमें क्या होता है 33.33% होता है, और इससे कम हो जाएगा sp3 25-25% होता है, 25-25%। तो जितना एस कैरेक्टर ज्यादा उतना बॉन्ड एनर्जी ज्यादा। ठीक है, ओरिजिनल जो एस एस पीपी, उसमें क्या था, एस एस के कंपैरिजन में पीपी में ज्यादा ओवरलैपिंग होती है, तो वो बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है। पीपी से अगर आगे जाते हो तो वो क्या होता जाता है, कम होता जाता है। मान लो पी और डी, अच्छा पी और डी का ज्यादा हो जाता है, एस एस एसपी एंड पीपी, याद आया। एसएस का सबसे कम, एसपी का थोड़ा उससे ज्यादा पावरफुल बॉन्ड, पीपी का बॉन्ड और ज्यादा पावरफुल, पीडी का बॉन्ड और ज्यादा पावरफुल, एंड सो ऐसा देख सकते हैं, है ना। वो सीक्वेंस मैंने लिखवाई है आपको। ठीक है, तो ये कहानी हो गई हाइब्रिडाइजेशन के लिए। बेटा ऐसे याद रखो, एग्जाम्पल तो बाद में हजारों दे सकते हो। एसपी का मतलब ट्रिपल बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड की कहानी है। एसपी का मतलब डबल बॉन्ड, और ये सिंगल बॉन्ड की कहानी है ना। तो नेक्स्ट में दे रहा हूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, डेल्टा ई एन। ये भी क्या होता है, डेल्टा ई एन के साथ आपका जो बॉन्ड एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब मान लो मेरे पास एच एफ है, एच सी एल है, एच बी आर है और एच आई है, तो इसमें बॉन्ड एनर्जी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जहां पे ज्यादा होगा वहां पे ज्यादा होगी ऑब्वियसली।
HF बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा HCl HBr और HI के कंपैरिजन में। यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कितना कितना होता है, ये 2.1 है, ये 4 है, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा 2.9 ओ 1.9। ये होता है 2.1, ये होता है 3, डिफरेंस कितना 0.9 का। ये होता है 2.1, ये 2.8 या 7, तो डिफरेंस है 0.6 का। ये 2.1 और ये 2.5, डिफरेंस है कितना 0.5 का। तो जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम है उतना ही इसके लिए एनर्जी भी कम चाहिए, आराम से टूट जाएगा, है ना। ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ वैसे तो कोरिलेट करती है। ये एटम का साइज बड़ा है, एटम आयोडीन का साइज बड़ा है ना, आयोडीन का साइज बड़ा है तो ऑब्वियसली उसकी बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, कम होगी। वो भी यहाँ पे दिख ही रहा है ना, जैसे जैसे एटम का साइज छोटा होता जाएगा वैसे ही बॉन्ड एनर्जी उसकी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ऐसे भी देख सकते हो बेटा, ऐसा भी चेक कर सकते हो, है ना। तो ये फर्स्ट टू हो गए हाइब्रिडाइजेशन हो रही है। बॉन्ड ऑर्डर के लिए चेक करते हैं, मिटा देता हूं ये। अब बॉन्ड ऑर्डर चेक करते हैं, मिटा दे। नंबर 3, बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर में मान लो नाइट्रोजन की बात करता हूं मैं, ऑक्सीजन की बात करता हूं, मान लो क्लोरीन की बात करते हैं, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है तो ऑब्वियसली इसका बॉन्ड एनर्जी ज्यादा ही होगा। तो बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड एनर्जी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, बट नेचुरल ऑब्वियस। चलो साइज के लिए चेक करते हैं, फोर्थ वाला, साइज ऑफ एटम। जितना साइज बड़ा होगा उतना ही बॉन्ड एनर्जी कम हो जाएगा। मगर इसमें एक ब्यूटीफुल सा एक सीक्वेंस बताता हूं मैं, एक बढ़िया वाला सीक्वेंस बताता हूं, देखो। हमारे पास मान लो Cl2Br2 F2Cl2Br2 वाला पूरा ग्रुप है, F2Cl2Br2 है, हाँ। इसके लिए पूछा जाता है, तो आप देख सकते हो कि आयोडीन आयोडीन तो सबसे बड़ा होता है, तो उसका तो बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाना चाहिए, सबसे कम हो जाना चाहिए। और अगर फ्लोरीन के लिए चेक करोगे, फ्लोरीन के लिए, तो फ्लोरीन का साइज छोटा है, फ्लोरीन का साइज छोटा है तो उसके लिए तो बॉन्ड एनर्जी काफी ज्यादा हो जानी चाहिए, मगर नहीं, वो यहां पे आ जाएगा, यहां पे आएगा Br और यहां पे आएगा Cl। ये एक्सेप्शन केस है। एक्सेप्शन इसलिए है, इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि फ्लोरीन छोटा होने की वजह से इसके जो लोन पेयर्स हैं, फ्लोरीन के ऊपर जो तीन तीन लोन पेयर्स हैं, उनके बीच में क्या होता है, रिपल्जन होता है। तो रीजन लिख देना यहां पे, लोन पेयर रिपल्जन। लोन पेयर रिपल्जन इज वेरी हाई ड्यू टू स्मॉल साइज। ठीक है, फ्लोरीन छुटको सा होता है, फ्लोरीन छोटा सा होता है, और उसमें लोन पेयर्स तो भर भर के हैं, जितने आयोडीन में उतने ही फ्लोरीन में भी होते हैं। तो इतने ज्यादा लोन पेयर होने की वजह से क्या हो जाएगा, उनके लोन पेयर्स ही एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे। वो तो पहले बताया था ना मैंने, यहाँ पे लोन पेयर के बीच में बहुत ज्यादा अपाकर्षण होता है, बहुत ज्यादा रिपल्शन होता है, इसलिए वो क्या करेंगे, फ्लोरीन फ्लोरीन वाला बॉन्ड आराम से तोड़ देंगे, इजीली टूट जाएगा। इज इट ओके, राइट। तो लोन पेयर रिपल्शन होने की वजह से ये क्लोरीन ब्रोमीन से भी कम एनर्जी पे टूट जाएगा, मगर आयोडीन से तो इसको थोड़ी एनर्जी ज्यादा चाहिए होगी। ये बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है ये, राइट। एक्सेप्शनल केस याद रख लेना। साइज ऑफ एटम, लोन पेयर्स वाला भी पॉइंट यहीं पे आ गया, जितने ज्यादा लोन पेयर होंगे उतना ही वो आराम से टूट जाएगा, इजीली तोड़ पाओगे उसको। लोन पेयर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल।
गॉट इट? डन 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 डन। हाँ, एक ही एक्सेप्शन केस है, एक ही फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन वाला एक ही आपको एक्सेप्शन केस याद रखना है। वेरी नाइस। चलिए उसके बाद है रेजोनेंस एंड लोन पेयर। चलिए अब बात करते हैं रेजोनेंस के लिए। तो बॉन्ड एनर्जी जो है वो रेजोनेंस की वजह से बढ़ जाएगी, बॉन्ड एनर्जी रेजोनेंस की वजह से बढ़ जाएगी। तो यहां पे लेते हैं नंबर 5 रेजोनेंस। तो यहां पे लिख सकता हूं मैं मोर द रेजोनेंस मोर द बॉन्ड एनर्जी, इसके साथ प्रोपोर्शनल है। मतलब कि अगर कोई ऐसा कंपाउंड है CH3 CH2 CH2 CH3 और कोई ऐसा कंपाउंड है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो इसका बॉन्ड एनर्जी क्या होगा? ज्यादा ही होगा ऑब्वियसली। बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है क्योंकि इसमें रेजोनेंस है। ए, याद है ना, ये मैंने सिखाया था ना रेजोनेंस चेक करने का तरीका, ए डबल बॉन्ड बी सी डबल बॉन्ड डी। हाँ, इसमें रेजो है, इसमें रेजोनेंस नहीं है। अगर इसमें रेजोनेंस है तो इसके इलेक्ट्रॉन्स क्या है, इस पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, और सारे बॉन्ड क्या हो जाते हैं? डबल बॉन्ड हो जाते हैं। सिंगल बॉन्ड में भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, मतलब सारे डबल बॉन्ड हो गए। जबकि यहाँ पे क्या है, ये सिंगल बॉन्ड ही है, मतलब ये काइंड ऑफ बॉन्ड ऑर्डर जैसा ही हो गया ना। दे आर कोरिलेटेड, इंटर रिलेटेड, पूरे डिफरेंट नहीं है। मैंने पहले बताया था बॉन्ड ऑर्डर में आगे जितना कॉम्प्लिकेटेड था, आगे जितने ज्यादा वेरिएशन था, ऐसा नहीं है। दे ऑल आर इंटरकनेक्टेड। ये समझोगे तो ये आ जाएगा, ये समझोगे तो ये आ जाएगा। बॉन्ड एनर्जी के लिए ये एटम का साइज, हाइब्रिडेशन के लिए करोगे तो लोन पेयर्स, ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ कोरिलेटेड है। गॉट इट? तो जितना ज्यादा रेजोनेंस उतना ही ज्यादा है इसका बॉन्ड एनर्जी। बस एक एक दो दो एग्जांपल लेता हूं मैं, कोई ज्यादा नहीं है। बॉन्ड पोलैरिटी, जितना बॉन्ड ज्यादा पोलर होगा, पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड में मैं बोल सकता हूं कि जितना ज्यादा बॉन्ड पोलर होगा उतना ही क्या हो जाएगा, उसको डिसोशिएट करना मुश्किल हो जाएगा। ये कुछ ऐसा ही है पोलैरिटी, ये कोई ज्यादा इसमें नहीं है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसा ही है। बॉन्ड पोलैरिटी प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी, ये वही एग्जांपल देता हूं मैं वापस, HF HCl HBr HI, ये अभी लिया था ना हमने। ये साइज के हिसाब से भी हो सकता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के हिसाब से भी यही एग्जांपल दे सकता हूं मैं। साइज बड़ा है तो जल्दी टूट जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम है तो जल्दी टूट जाएगा। बॉन्ड पोलैरिटी भी कम है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम है, तो बॉन्ड पोलैरिटी भी कम है। तो ये एक फैक्टर है जिससे ये पोलैरिटी कम हो गई तो बॉन्ड इजिली टूट जाएगा, पोलैरिटी ज्यादा है तो बॉन्ड जल्दी से नहीं टूटेगा। एंड सेवेंथ, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, LP ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसके साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मान लो कार्बन कार्बन की बात करता हूं तो उसके लिए एनर्जी कम चाहिए, सॉरी उसके लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए। जबकि नाइट्रोजन नाइट्रोजन की बात करोगे तो इसके पास कितने होते हैं, एक एक लोन पेयर होते हैं, तो ये इसके तोड़ने के लिए कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। मैं ऑक्सीजन की बात करता हूं तो इसके पास तो दो दो लोन पेयर्स होते हैं, इसको तोड़ना और आसान हो जाता है। और अगर मैं फ्लोरीन फ्लोरीन की बात करता हूं तो इसके पास तो तीन तीन लोन पेयर होते हैं, मतलब हेलोजन हेलोजन की बात करते हैं तो तीन तीन लोन पेयर होने की वजह से इसको तोड़ना तो बहुत ही आसान हो जाता है। ये तो हमने स्टिल अभी भी पहले भी देखा ना, आगे बॉन्ड एटम के फॉर्म में भी बोल सकते हो। एक्सेप्शन वाला केस अभी हमें देखा था, वहां भी यही था। तो यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं, एक लोन पेयर, यहाँ पे दो लोन पेयर, यहाँ पे तीन लोन पेयर। जितने लोन पेयर ज्यादा उतना बॉन्ड एनर्जी कम, बिकॉज दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये सारी चीजें ऐसी जो है ना बेटा, वो दिमाग में रखते जाओ, फ्लॉट करना चाहिए, ऐसे तैरते रहना चाहिए दिमाग में कि बॉन्ड एनर्जी की बात आ रही है तो कौन कौन से फैक्टर, 7 फैक्टर्स वहां पे अप्लाई होते हैं। हाइब्रिडाइजेशन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बॉन्ड ऑर्डर, साइज ऑफ एटम, रेजोनेंस, पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। साइज ऑफ एटम और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। साइज ऑफ एटम और लोन पेयर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल, बाकी सबके साथ प्रोपोर्शनल। ये तभी याद रहेगा जब आप इस चीज को बार 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 रिपीट करते जाओगे। जितना रिपीट करोगे ना, रिवाइज करते रहो करते रहो करते रहो, तो बहुत ईजी हो जाएगा। इस चैप्टर को मैं हमेशा साथ में लेते जाऊंगा, इसके बाद वाला चैप्टर शुरू होगा फिर भी इसके क्वेश्चंस तो पूछूंगा ही मैं, आगे भले ही 2 चैप्टर हो जाए। बॉन्ड यानी केमिकल बॉन्डिंग वाला तो आएगा ही आएगा क्वेश्चन, कहीं ना कहीं से एक दो क्वेश्चन डाल दूंगा मैं, है ना। बहुत काम की चीज है और बहुत बढ़िया है ये। ओके, सुजीत क्या पूछ रहे हो बेटा?
सर देन बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। हाँ, ऐसा बोल सकते हो, मगर ये सही नहीं है ना यार, ये सही स्टेटमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन में भी ट्रिपल बॉन्ड होता है और सी कार्बन सी में ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, मतलब कंपाउंड अलग अलग हो सकता है, मगर उससे अच्छा ये याद रखो ना, आप ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड ऐसे याद रखने से अच्छा आप याद रखो ना sp sp2 sp3। तो जैसे जैसे एस कैरेक्टर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका बॉन्ड एंगल भी बढ़ता जाएगा। वो करेक्ट बेसिक चीज है, वो करेक्ट चीज है, फंडामेंटल चीज है। बॉन्ड अलग चीज है, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन अगर चेंज हो जाएगा ना, तो आप हाइब्रिडाइजेशन सेम होगा तो आपका बॉन्ड शेप जो है वो भी चेंज हो सकता है। मतलब एस कैरेक्टर के साथ वो रिलेट करते हैं, ना कि बॉन्ड ऑर्डर के साथ। ठीक है सुजीत, समझा बेटा? सर और एक संकेत क्या पूछ रहा है, और एक एग्जाम्पल है क्या साइज ऑफ एटम के लिए एक्सेप्शन टाइप? हेलोजन के जैसा ही नहीं, कोई और नहीं है, हेलोजन ही है एक क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन वाला है, क्योंकि उसके पास तीन तीन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और साइज बहुत ही छोटा हो जाता है। क्योंकि आप चेक करो, आप देखो पीरियोडिक टेबल में आप लेफ्ट टू राइट जाओगे ना तो फ्लोरीन एकदम लास्ट में आता है और उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तीन तीन है, तो छोटा भी है और ज्यादा लोन पेयर्स भी है, तो वहां पे सबसे ज्यादा रिपल्शन होने के चांसेस हैं दो फ्लोरीन एटम के बीच में, इसलिए वो एक्सेप्शनल केस में आ जाता है। बस एक ही एक्सेप्शनल केस एनसीईआरटी में 12th स्टैंडर्ड में हेलोजन फैमिली पी ब्लॉक एलिमेंट चैप्टर में हेलोजन फैमिली में एक नीचे लाइन लिख के दे दी है बस, और वहीं से क्वेश्चन पूछते हैं। टेबल बनाया, टेबल के नीचे एक स्टार करके एस्थेटिक करके एक लाइन लिख दी है ये, तो वहां से उठा के मैंने आपको एग्जांपल दे दिया कि वहां भी काम आ जाएगा ये 12th स्टैंडर्ड में। ठीक है ना? हाँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत काम का टॉपिक है बेटा, ये बहुत काम का है। नहीं 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 नहीं, दैट्स व्हाई द फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऐसे नहीं बोल सकता मैं ऐसा इसलिए बोल सकता हूं क्योंकि फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा है, उसका न्यूक्लियस जो है वो आउटरमोस्ट ऑर्बिटल के काफी नजदीक है, उसको बोलते हैं जेड इफेक्टिव बेटा। इसके लिए एक वर्ड है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के पीछे रीजन ये है कि उसका जेड इफेक्टिव ज्यादा होता है। जेड इफेक्टिव मतलब न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन को खींचने का पावर, वो सिखाऊंगा मैं, कैलकुलेट करने का तरीका सिखाऊंगा मैं, है ना? वो जेड इफेक्टिव पर डिपेंड करता है, जेड इफेक्टिव ज्यादा है इसलिए इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। ठीक है, वो बात करेंगे हम, आएगा आगे। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का रीजन जेड इफेक्टिव है, जेड इफेक्टिव मतलब न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियस का पावर। गॉट इट? सो आई थिंक वी शुड स्टॉप नाउ, नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे डाइपोल मोमेंट नेक्स्ट वेडनेसडे, और मैं एक शीट भेजता हूं आपको, वो सॉल्व करो और वेडनेसडे हम इसको पूरा डिस्कस कर लेंगे। चलो बाय बाय, सायोनारा, टाटा।